आज से हमारे बात करने का जो मेन मकसद होगा वो होगा कि जब ये अलग अलग तरीके से, चाहे वो हमने किसी भी थ्योरी के थ्रू उस बॉन्डिंग को समझा हो, वो जब बॉन्ड बन जाते हैं, चाहे वो कोवेलेंट बॉन्ड बने हो, चाहे उसमें आयनिक बॉन्ड बने हो, और जब ये कोवेलेंट, आयनिक या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के बाद वो किस तरह का कंपाउंड होगा, किस तरह की उसकी प्रॉपर्टीज होंगी, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उस बॉन्डिंग को अफेक्ट करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करेंगे, इन सब चीजों को डिटेल में अब जो हमारा सेक्शन है केमिकल बॉन्डिंग का, उसमें हम स्टडी करने वाले हैं। सो हम यहां पर सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे आयनिक बॉन्ड्स से। इनको कई बार हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पर जो चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज यहां पर जो हमें मिलता है, उस वजह से हम इसको इलेक्ट्रो बोलते हैं। और वैलेंट का मतलब है कि कितने बॉन्ड वो बना रहा है, मतलब आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे या जितने इलेक्ट्रॉन्स ये इलेक्ट्रो मतलब चार्ज डेवलप करेंगे, उसकी वजह से इसमें जो बॉन्डिंग होगी उसको हम यहाँ पर नाम देते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और आपने पढ़ा भी है, हम लोगों ने भी कई बार थोड़ी बहुत बात की है, और हम कहते हैं कि जब कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स का एक एटम से दूसरे एटम की तरफ, तो उस समय जो बॉन्ड क्रिएट होता है या बनता है, जनरेट होता है, उसको हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है ना। अगर हम इसको बहुत जल्दी से समझने की कोशिश करें तो हमारे पास में मान लीजिए कि Na है, और वो जो Na है वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर देता है और एक पॉजिटिव चार्ज उस पर आ जाता है। हमें पता है कि इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 281 होता है और ये 28 होता है। और ऑक्टेट लुईस थ्योरी से हमने यहाँ पर समझने की कोशिश की कि क्यों ये एक इलेक्ट्रॉन देता है, क्योंकि हर व्यक्ति, हर इस संसार में जो भी एंटाइटी है वो अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, और यहाँ पर ये सोडियम भी अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और अपने जो नियरेस्ट नोबल गैस है उसके जैसा कॉन्फ़िगरेशन ये कर लेता है यहाँ पे। इसी तरह से जो क्लोरीन है, वो क्लोरीन क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ रिमूव हुआ है यहां से, इस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इसका 287 होता है और ये एक इलेक्ट्रॉन लेने के पास में इसका कॉन्फ़िगरेशन 288 हो जाता है, जो कि एक स्टेबल नियरेस्ट नोबल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन है। और जब ये सोडियम प्लस और Cl माइनस ये जब पास आते हैं तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स इनके बीच में होता है, क्योंकि कोई भी अपोजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स अगर पास आते हैं तो एक अट्रैक्शन फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, और उसी अट्रैक्शन फोर्स के बेस पर यहाँ पर ये जो Na है वो Cl के साथ में एक स्पेशल अरेंजमेंट में जमना शुरू हो जाता है या अरेंज होना शुरू हो जाता है, और एक तरह का क्रिस्टल लैटिस बनाता है, एक क्रिस्टल बनाता है, क्रिस्टल लैटिस बनाता है। ठीक है ना। तो वो एक पैटर्न जो है वो बना करके, और ये आयनिक बॉन्ड क्योंकि इसमें फॉर्म हुआ है तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड्स। और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां ट्रांसफर होते हैं उतना ही हम बोल देते हैं उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर सोडियम क्लोराइड में बात करें तो यहाँ पर केवल एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि ये इसकी जो इलेक्ट्रोवैलेंसी है वो क्या है, 1 है। लेकिन अगर हम बात करें कैल्शियम क्लोराइड की, तो यहां पर कैल्शियम जो है वो क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और कैल्शियम 2+ आयन बनाता है। तो कैल्शियम की जो इलेक्ट्रोवैलेंसी हुई वो क्या हुई, 2 हुई। तो जो भी एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन्स को देता है या जितने इलेक्ट्रॉन्स को लेता है वो उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी हो जाती है, और अपने आप को न्यूट्रलाइज करके और वो क्या फॉर्म करता है, एक तरह का बॉन्ड फॉर्म करता है जिसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और जिस भी कंपाउंड में ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड मिलेगा उसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। अब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इस आयनिक बॉन्ड को
अफेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनिक बॉन्ड। कौन कौन से फैक्टर्स आयनिक बॉन्ड को अफेक्ट करेंगे कि कब अगर हम किसी तरह का कोई फैक्टर चेंज कर देते हैं तो आयनिक बॉन्ड जो है वो बदल जाएगा, या आयनिक बॉन्ड का जो नेचर है वो थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा, या आयनिक बॉन्ड मुश्किल से बनेगा, या आयनिक बॉन्ड बहुत आसानी से बन जाएगा। तो इसमें पहला फैक्टर है जिसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, और आयोनाइजेशन एनर्जी आप जानते ही हो, ठीक है, कि किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट शेल के लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जिस एनर्जी की जरूरत होती है उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। ये हमने बहुत अच्छे से जब हमने पीरियडिसिटी पढ़ा है तो वहां पर देख लिया, ठीक है। तो उसको मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये एनर्जी कम है, कि मैं अगर किसी भी एक कोई मेरे पास में कोई भी एक एलिमेंट है और इस एलिमेंट को अगर मैं किसी भी तरह का कोई एक एनर्जी देता हूं, इसको गर्म करता हूं मान लो, और एनर्जी इसको प्रोवाइड करता हूं, तो इसका जो आउटर मोस्ट शेल का जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है वो रिमूव अगर बहुत आसानी से हो जाता है तो मैं कहता हूं कि उसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, कम है। और अगर मुझे इस ए से ए प्लस बनाना है तो मुझे ये एनर्जी जितना कम देनी पड़ेगी, ये जो एनर्जी मैंने इसको दी है एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, ये जितना कम देनी पड़ेगी उतना ही ज्यादा आयनिक बॉन्ड बनाने के जो चांसेस हैं वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। अगर मेरे को ये एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ती और ये इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं रहा इसके आउटरमोस्ट शेल से, तो वो आयनिक बॉन्ड क्या बनेगा, उसके बनने के चांसेस कम होंगे। तो हम यहां ये कह सकते हैं कि लेसर द आयनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर द चांस ऑफ आयनिक बॉन्डिंग। वहां पर आयनिक बॉन्ड बनने के जो चांसेस होंगे वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका लो आयनाइजेशन एनर्जी होता है? तो देखो, जितने भी लेफ्ट साइड में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि जब आप पीरियडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हो तो आयनिक साइज क्या होता है, कम होता है। साइज कम होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। और हमें क्या चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी कम चाहिए। तो ये जो लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट्स होते हैं, और जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो उस समय भी एलिमेंट्स का जो साइज है बढ़ने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है। तो लेफ्ट मोस्ट और डाउन मोस्ट, मतलब जो ज्यादा नीचे होंगे, ज्यादा लेफ्ट में होंगे, वो जो एलिमेंट्स हैं वो ज्यादा क्या बनाएंगे, आयनिक कंपाउंड्स बनाएंगे। तो जो एल्कली मेटल्स होते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं, वो कम आयनाइजेशन एनर्जी रखते हैं, तो उनका जो आयनिक बॉन्ड बनाने का जो नेचर होता है वो ज्यादा होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं पीरियडिक टेबल के जो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, तो आप बोल सकते हो कि एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब देखो, एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्या होते हैं उस पर आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि वो हम पीरियडिक टेबल जब हमने पढ़ा है वो पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जो फिर भी मैं आपको बता देता हूं, यहां पर जो NS1 वाले हैं और NS2 वाले, ये एल्कली मेटल्स होते हैं, एल्कली। और ये जो NS2 वाले होते हैं उनको हम बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एल्केलाइन अर्थ मेटल, क्षारीय धातुएं और क्षारीय मृदा धातु, ठीक है। दूसरा जो फैक्टर जो अफेक्ट करता है आयनिक बॉन्डिंग को, वो करता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपको पता है कि अगर हम उसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दें, ऐड कर दें, और ऐड करने के दौरान जो एनर्जी निकलती है उसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की जो नेचर है वो ज्यादा होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये जो क्लोरीन यहां पर हम देख रहे हैं, इस क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन ऐड करने का नेचर नहीं होगा तो ये क्लोराइड आयन नहीं बनाएगा, और क्लोराइड आयन नहीं बनाएगा तो यहां पर हमारा जो आयनिक बॉन्ड है वो बनेगा नहीं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा
उतना ही ज्यादा एनर्जी निकलेगी और उतना ही एक स्टेबल नेगेटिव आयन बनता है, और वो क्या बनाएगा, एक स्टेबल आयनिक बॉन्ड फॉर्म करता है ना। तो आप यहां पर बता सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है इट शुड बी हायर, ये अप एरो का मतलब है ज्यादा। तो अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है तो आयनिक बॉन्ड आसानी से बनेगा या बहुत अच्छे से बनेगा। ठीक है, एक तीसरा फैक्टर जो अफेक्ट करता है उसको हम बोलते हैं लैटाइस एनर्जी। लैटाइस एनर्जी, जालक ऊर्जा। अभी जालक ऊर्जा क्या होती है? जालक ऊर्जा होती है कि जब भी एक प्रॉपर अमाउंट में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस आपस में कंबाइन होते हैं और एक मोल कंपाउंड आयनिक का बन जाता है। जैसे कि हमने यहां पर बात की कि ये जो सोडियम प्लस है और ये जो Cl माइनस है, जब ये पास आते हैं और ये एक पर्टिकुलर अमाउंट में पास आएंगे, कुछ अमाउंट में Na प्लस होगा, कुछ अमाउंट में Cl माइनस होगा, और जब ये आपस में पास आएंगे और NaCl का 1 मोल बनाएंगे। 1 मोल आपको पता है, 1 मोल का मतलब है 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ इतने पार्टिकल्स या इतने NaCl मॉलिक्यूल जब बन जाएंगे उसको हम बोलेंगे कि 1 मोल NaCl बन गया। ठीक है ना। तो उस 1 मोल सब्सटेंस को बनने पर अब देखो, जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें पास आती हैं तो जो इनके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स है उसकी वजह से एक एनर्जी रिलीज होती है। जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव चीज पास आते हैं तो हमेशा एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है या निकलती है। ठीक है ना। ये एनर्जी जो निकल रही है 1 मोल सब्सटेंस बनने में, उसी को हम क्या बोलेंगे, लैटिस एनर्जी बोलेंगे, क्योंकि ये क्या बना रहा है, क्रिस्टल लैटिस बना रहा है। और इस लैटिस को बनने, 1 मोल लैटिस को बनने में जितनी एनर्जी निकलती है वही आपकी क्या कहलाती है, लैटिस एनर्जी कहलाती है। इसका मतलब यह है कि जितना ज्यादा एनर्जी ये निकलेगी, अब सोचो कि अगर यहां पर Ca2+ है और Cl माइनस है, ये जब पास आएंगे तो देखो इसका चार्ज ज्यादा है, ये ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। जो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो ज्यादा एनर्जी निकलेगी, और ज्यादा एनर्जी निकलेगी तो जो क्रिस्टल लैटिस बनेगा वो ज्यादा मजबूत बनेगा। तो जितना ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी उतना ही ज्यादा मजबूत आयनिक बॉन्ड बनता है, क्योंकि लैटिस एनर्जी ये भी होती है कि अगर हम उसको लैटिस को तोड़ें, ये जो NaCl हमारे पास में बना है, अगर मैं इसको तोड़ना चाहता हूं तो मुझे उतनी ही एनर्जी देनी पड़ती है जितना मजबूत बॉन्ड ये होगा। और अगर इसको बनने में ज्यादा एनर्जी निकली है तो इसको तोड़ने में उतनी ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि जितना ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी वो उतना ही ज्यादा स्टेबल आयनिक कंपाउंड फॉर्म करता है। तो एक लैटिस एनर्जी जो है वो भी प्रभावित करती है, अफेक्ट करती है किसको, आयनिक बॉन्ड को। ठीक है। अच्छा, एक चीज और यहां पर अफेक्ट करती है आयनिक बॉन्ड को, वो क्या है, चार्ज ऑफ आयंस। चार्ज ऑफ आयंस, इन पर जितना ज्यादा चार्ज होगा, जैसे अभी मैं बात कर रहा था कि साहब Na+ और Cl माइनस, एक मैं बात कर रहा था कि Mg2+ और Cl माइनस, एक हम बात कर रहे थे कि Ca2+ और Cl माइनस। अब यहां पर आप देखो कि चार्ज जो है वो बढ़ रहा है। इसी तरह से एक हम बात कर सकते हैं एल्यूमिनियम 3+ और Cl माइनस, यहाँ चार्ज बढ़ रहा है। यहाँ पर एल्यूमिनियम के पास में 3+ चार्ज है, यहाँ पर सोडियम के पास में एक सिंगल चार्ज है, यहाँ पर मैग्नीशियम के पास में 2+ चार्ज है। तो जितना ज्यादा चार्ज होगा वो उतना ही ज्यादा अट्रैक्शन दिखाता है, और जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इनके बीच में, जो अपोजिटिवली चार्ज पार्टिकल है इसके बीच में, जब जितना ज्यादा चार्ज डिफरेंस होगा उतना ही अट्रैक्शन ज्यादा होगा, जितना अट्रैक्शन ज्यादा होगा उतने ही लैटिस एनर्जी ज्यादा निकलेगी, और जितनी ज्यादा लैटिस एनर्जी निकलेगी वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड बनाएगा, या उतना ही अच्छा एक स्ट्रॉन्ग आयनिक कंपाउंड हमें यहां पर मिलेगा। ठीक है। तो चार्ज जो है आयन का वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है अगर हम बात करें कि आयनिक बॉन्ड
कितना मजबूत बनता है। इसी तरह से एक और फैक्टर है जिसको हम बोलते हैं साइज ऑफ आयन। साइज ऑफ आयन ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, साइज। क्योंकि देखो अगर छोटा साइज होता है, अगर जो साइज है वो अगर छोटा होता है और यहां पर ये नेगेटिव आयन है, ये पॉजिटिव आयन है और ये नेगेटिव आयन है ना, कोई भी हो सकता है ये, तो हम बात कर रहे हैं साइज की। तो अगर साइज छोटा होता है तो वो उतना ही मजबूती से अपने अपोजिटिवली चार्ज पार्टिकल को खींच सकता है। लेकिन अगर इसका साइज बड़ा हो, ठीक है ना, और इसका साइज इतना हो, तो अब इनमें डिफरेंस क्या है, कम है। तो ये जो पॉजिटिव और ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो उतना ज्यादा नहीं होगा। और अगर साइज छोटा है तो वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि उसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच सकता है। क्योंकि जो न्यूक्लियस है, जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स है वो तो न्यूक्लियस में रहते हैं ना, और वो अगर एक तो न्यूक्लियस यहां पर हो और एक न्यूक्लियस जो है वो यहां हो, अब सोचो कि ये जब इसको बगल वाले को जब खींचेगा तो कहां से खींचेगा, इसकी डिस्टेंस तो वैसे ही बहुत बढ़ गई है ना, और यहां इसकी डिस्टेंस कम है, तो ये इस इलेक्ट्रॉन को बहुत आसानी से खींच सकता है। तो हम कह सकते हैं कि साइज अगर ज्यादा होता है, बड़ा होता है, तो वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कम होता है। और साइज अगर छोटा होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज जहां पे भी होगा वो अच्छा एक जो बॉन्ड है वो हमें बना करके देता है, या हम ये कह सकते हैं कि आयनिक बॉन्ड वहां पर बहुत ज्यादा अच्छा बनता है, एक स्टेबल आयनिक कंपाउंड हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा अब यहां पर कई सारी चीजें हैं, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी है, या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, या लैटिस एनर्जी है। ये अलग अलग फैक्टर्स हैं, इनको हम निकालते कैसे हैं, कैसे हम किसी जो हमारा आयनिक क्रिस्टल है या जो आयनिक कंपाउंड है, ये जो हम क्रिस्टल बना रहे थे अभी NaCl का, ठीक है ना, ये जो क्रिस्टल बन रहा है, ये क्रिस्टल जब बनता है तो इसको हम यहाँ बहुत सारी टाइप की एनर्जीज काम आ रही है ना। जैसे हमने यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी देखा कि इसको तोड़ना पड़ेगा हमको, यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखा कि हमको इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। एक हमने देखा कि यहाँ पर Na+ और Cl- या पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जब पास आते हैं तो एनर्जी यहाँ पर निकलती है। तो ये सारी की सारी एनर्जीज जो इन्वॉल्व हुई है, और इसकी इन सभी एनर्जीज को डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास में एक साइकिल है, एक मेथड है, जिसको हम बॉर्न-हैबर साइकिल बोलते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जब भी आप आयनिक कंपाउंड्स पढ़ते हो तो आपको इस बॉर्न-हैबर साइकिल का मालूम होना चाहिए। बॉर्न-हैबर साइकिल। तो कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि आयनिक कंपाउंड जो है उनको बनने के लिए आप एक प्रोसेस लिखो, तो वो जो प्रोसेस है वो इस बॉर्न-हैबर साइकिल में ही है। तो ये बॉर्न-हैबर साइकिल क्या होता है, तो 1919 में बॉर्न और हैबर ने मिलकर के एक प्रोसेस दिया जो कि आयनिक कंपाउंड्स के फॉर्मेशन के लिए था। अब ये बॉर्न-हैबर साइकिल क्या होता है और कौन कौन सी टाइप की एनर्जीज यहाँ इन्वॉल्व होती हैं, किस किस तरह की एनर्जीज को आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो, निकाल सकते हो, आप ये बता सकते हो कि वो जो आयनिक कंपाउंड है वो कितना ज्यादा मजबूत है या कितना वो वीक है, वो सब आप इस बॉर्न-हैबर साइकिल की मदद से कर सकते हो। तो उन 5 स्टेप्स से मिलकर के बने इस बॉर्न-हैबर साइकिल को हम थोड़ा सा NaCl के बेस पर ही समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो जब हम NaCl बनाते हैं, अगर आपको NaCl यहां पर फॉर्म करना है तो आप क्या बताओगे? आपने कहा कि साहब ये जो Na है इसमें से मैं क्या करूंगा, इसको एनर्जी प्रोवाइड करूंगा, हीट करूंगा, ठीक है ना, यहां मैं हीट लिख देता हूं, या तो हीट करूंगा और ये Na+ बना लेगा और एक इलेक्ट्रॉन बना लेगा। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या है, गलत। क्यों? क्योंकि सोडियम किस फॉर्म में रहता है, सोडियम होता है सॉलिड फॉर्म में, और आयनाइजेशन एनर्जी हमने कहा कि इससे इलेक्ट्रॉन जब हमने निकाला है तो उस जो एनर्जी यहां पर काम आई है वो आयनाइजेशन एनर्जी काम आई है। लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन अगर आप पढ़ते हो तो वो क्या कहता है, किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटरमोस्ट शेल के लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जिस एनर्जी की जरूरत होती है उसको हम बोलते हैं। तो हमने कहा आइसोलेटेड गैसियस एटम, लेकिन ये तो सॉलिड है,
तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसको गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और सॉलिड को जब हम गैस में कन्वर्ट करते हैं तो भी तो कुछ एनर्जी लगती है कि नहीं लगती है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, इस सोडियम को गैस में कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने यहां पर ये सोडियम का सॉलिड लिखा है S, और यहां पर मैंने सोडियम गैसियस फॉर्म में लिखा है। तो अब देखो, किसी भी सॉलिड को जब आप गैस में कन्वर्ट करते हो तो एक तरह की एनर्जी आप काम में लेते हो जिसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन एनर्जी, उर्वपातन ऊर्जा, है ना। आपने पढ़ा होगा कि किसी भी सब्सटेंस को अगर आप क्या करते हो, डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करते हो, सॉलिड को डायरेक्ट गैस में, क्योंकि वैसे तो सॉलिड को जब आप गर्म करोगे, हीट दोगे तो पहले वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, फिर लिक्विड को गर्म करोगे तो वो गैस में कन्वर्ट होता है। लेकिन अगर डायरेक्ट सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन एनर्जी, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं H, डेल्टा H सब्लिमेशन से। ठीक है, ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो सबसे पहले हमने इस डेल्टा H सब्लिमेशन एनर्जी प्रोवाइड की और इसको सॉलिड को गैस में कन्वर्ट किया। अब बहुत सारे सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो कि इस तरह का उर्वपातन दिखाते हैं, जैसे कि कपूर, जो नेफ्थलीन है, कपूर है ना, कैम्फर, इस ये आप देखते हो कि लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होते, सीधे सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो हमारा हो गया पहला स्टेप, जिस स्टेप में हम सोडियम को गैस में, अभी हमारा इलेक्ट्रॉन निकला नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास में है दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होगा कि ये जो सोडियम गैस हमें मिला है इसको मैं हीट करूंगा, और हीट करने के बाद इसको मैं हीट करता हूं, यहां पर ये हीट प्रोवाइड करता हूं मैं, और ये जो आइसोलेटेड इसका जो गैसियस एटम है उसके आउटर मोस्ट शेल के लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को यहां पर रिमूव कर देता हूं। तो ये रिमूव हो गया, इस समय ये सोडियम आयन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना। अब ये जब ये सोडियम आयन में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है, अभी भी ये गैस फॉर्म में है, तो ये जो एनर्जी लगी है इसको हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी, IE लिख देते हैं इसको। ये एनर्जी है आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, अब हम लेते हैं बात Cl की, और हमने कहा क्या कि Cl है उसका ये जो एक इलेक्ट्रॉन यहां पर जो ये जो निकल करके आया है, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे ऐड हो जाएगा और ये Cl माइनस बना देगा। ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता, ये इसलिए नहीं होता क्योंकि Cl जो है वो हमेशा किस फॉर्म में रहता है, Cl2 फॉर्म में रहता है, और Cl को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको Cl में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो Cl को जब आप तोड़ोगे तो 2 Cl एटम्स आपको मिलेंगे। तो जब आप तोड़ते हो तो उसके लिए जो आपकी एनर्जी काम आती है, जो आप इसको ये जो हीट प्रोवाइड कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है ना। सो इसको आप रिप्रेजेंट करते हो डेल्टा H डिसोसिएशन से। तो ये एनर्जी आप प्रोवाइड करते हो, डिसोसिएशन एनर्जी या विदलन ऊष्मा, विदलन ऊर्जा, इसको ब्रेक कर रहे हो आप। ये जो Cl बॉन्ड है इसको आप क्या कर रहे हो, यहां से ब्रेक कर रहे हो, इसको डिसोशिएट कर रहे हो, इसको तोड़ रहे हो। तो जब आपके पास में ये Cl बन जाता है, अब आपका काम क्या होगा, फोर्थ स्टेप का काम होगा। और वो फोर्थ स्टेप क्या होगा, हम यहां पर ही बात कर लेते हैं। फोर्थ स्टेप, ये फोर्थ स्टेप होगा कि ये जो Cl आपके पास में है, अब यहां पर एक इलेक्ट्रॉन आप क्या करोगे, इसके साथ में ऐड करोगे। कौन सा, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन हमें यहां पर निकला था, ये इलेक्ट्रॉन आप इसके साथ ऐड करोगे। ठीक है, और ये क्या बना लेगा, ये गैसियस फॉर्म में है और ये Cl माइनस गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, ये गैसियस फॉर्म आप लिख दो, ये गैसियस फॉर्म यहां पे लिख दो, ये गैसियस फॉर्म यहां पे। ठीक है, सो अब हमारे पास में क्या मिल गया, हमें ये जो Cl माइनस है वो गैसियस स्टेट में मिल गया। अब ये हमारा फिफ्थ स्टेप जो है वो आता है कि Na प्लस गैसियस फॉर्म में जो H प्लस फॉर्म में है, और जो ये जो Cl है वो गैसियस फॉर्म में है, जो माइनस फॉर्म में है, ये आपस में मिलते हैं और क्या बनाते हैं, Na प्लस Cl माइनस। इस तरह से आप इसको शो करोगे। और आपको मालूम है जब Na प्लस और Cl माइनस दो अपोजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स
जब पास आते हैं और पास आकर के जब कंबाइन होते हैं तो एक तरह की एनर्जी रिलीज होती है, और वो जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मान लो कि U से, ठीक है ना। सो U से हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, या LE से रिप्रेजेंट करो। तो ये पूरे के पूरे 5 प्रोसेस जो हैं, पांच स्टेप्स जो हैं, वो इस प्रोसेस में काम आते हैं। अब इसमें से कुछ स्टेप्स तो ऐसे हैं जिसमें एनर्जी आपको देनी पड़ती है, और कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जिसमें एनर्जी हमको निकल करके मिलती है। तो देखो यहां पर आप बात करो पहले उन एनर्जीज की बात करो जिसमें आपको एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है ना, जिसको आप बोलते हो एंडोथर्मिक रिएक्शंस, एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक स्टेप्स कौन कौन से हैं? एंडोथर्मिक जहां पर एनर्जी दी जाती है, तो वो स्टेप है हमारा, देखो जब हम इसको सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करेंगे सोडियम को, तो हमें ये जो सब्लिमेशन एनर्जी है देनी पड़ती है। मतलब ये जो डेल्टा H सब्लिमेशन है ये हमें देना पड़ता है ना। तो इनको ऐड कर ली, इसको ऐड कर ली। और हमें कौन सी एनर्जी देनी पड़ती है? हमें देनी पड़ती है जब हम ये डिसोसिएशन करते हैं, या सॉरी ये अभी हमारा बीच का स्टेप रह गया कि ये जो आयनाइजेशन एनर्जी है, इस सोडियम ये जो गैसियस फॉर्म में जो हमें मिला है, इससे अब हम एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और सोडियम प्लस में जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो जो एनर्जी आप दे रहे हो ये भी आपको देनी पड़ती है। तो ये जो आयनाइजेशन एनर्जी है ये भी एंडोथर्मिक स्टेप है। और तीसरा स्टेप अगर आप देखो कि जब हम इस Cl2 को जब Cl में कन्वर्ट करते हैं और इस Cl के बीच के इस बॉन्ड को जब ब्रेक करते हैं तो भी हमें क्या करना पड़ता है, एनर्जी देनी पड़ती है। मतलब ये जो डेल्टा H डिसोसिएशन है ये भी आपको देना पड़ता है। अच्छा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी है? एक्सोथर्मिक स्टेप जब हम यहां पर इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करते हैं। अच्छा मैंने आपको यहां पे बताया नहीं, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? कि जब हम किसी भी एटम में या आयन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं और वो जब नेगेटिव आयन में कन्वर्ट होता है तो एनर्जी यहां पर निकलती है, यहां पर एनर्जी देनी नहीं पड़ती, एनर्जी रिलीज होती है। तो इस वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ये वो रिएक्शन है जो एक्सोथर्मिक है, जहां पर एनर्जी निकलती है। ओके, और जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव, ये जो सोडियम प्लस है और ये जो Cl माइनस है, जब ये आपस में पास पास आते हैं और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू और क्या बनाते हैं, NaCl बनाते हैं, तो इसमें भी क्या होती है, एनर्जी निकलती है। तो ये जो लेटिस एनर्जी है जिसको आप U से रिप्रेजेंट कर रहे हो, या लेटिस एनर्जी को Le से ही रिप्रेजेंट कर दो, तो ये जो एनर्जी है ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब कब वो प्रोसेस होगा, कब वो प्रोसेस नहीं होगा, इन 5 तरह की जो एनर्जी है, ये 5 तरह की एनर्जी हमें क्या होती है, काम आती है। और ये कितनी है कितनी नहीं है उस बात पर डिपेंड करता है कि हमारा जो कंपाउंड है वो एक स्टेबल कंपाउंड बनता है या नहीं। ठीक है, सोचो हमेशा एनर्जी क्या होनी चाहिए, किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी के लिए हमेशा उसकी एनर्जी होनी चाहिए कम। जितनी कम एनर्जी वो होती जाएगी उतना ही वो कंपाउंड जो है वो स्टेबल होता जाएगा। एनर्जी शुड बी लेसर। अगर आप स्टेबिलिटी देखना चाहते हैं तो उसकी एनर्जी कम होनी चाहिए, ठीक है ना। और जब आप एनर्जी कम कब होगी, कम तब होगी जब वो कंपाउंड एनर्जी को क्या करे, निकाले। मतलब ये जो एक्सोथर्मिक स्टेप्स हैं इनमें जो ये जो दो एनर्जीज काम आ रही हैं इनकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। और ये जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें आपको एनर्जी देनी पड़ती है, ये जो स्टेप्स हैं इनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। मतलब ये दोनों स्टेप्स की एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए और इन तीनों स्टेप्स की एनर्जी कम होनी चाहिए। तो आप यहां पे बता सकते हो फॉर स्टेबल आयनिक बॉन्ड या आयनिक कंपाउंड क्या होना चाहिए, आपका होना ये चाहिए कि डेल्टा H सब्लिमेशन प्लस आयनाइजेशन एनर्जी प्लस डेल्टा H dissociation, it should be lesser than
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस लैटिस एनर्जी। तो अगर ये दो एनर्जीज की वैल्यू इन तीन एनर्जी वैल्यूज की वैल्यू से ज्यादा होती है तो एक स्टेबल आयनिक बॉन्ड बनता है। और अगर ये एनर्जी कम होती है, आप यहां कह सकते हैं ये अगर ज्यादा है, ये अगर कम है, तो क्या बनेगा? स्टेबल कंपाउंड। और अगर ये एनर्जी कम है और ये एनर्जी ज्यादा है तो क्या बनेगा? एक अनस्टेबल कंपाउंड। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर इन पांच में से कोई सी भी चार एनर्जीज हमें पता हो तो हम पांचवी एनर्जी को क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो किसी भी कंपाउंड की हम लैटिस एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें उसका सब्लिमेशन एनर्जी, उसका आयनाइजेशन एनर्जी, उसका डिसोसिएशन एनर्जी और उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मालूम हो तो। ठीक है ना? तो कोई भी पांच में से चार वैल्यूज अगर आपको पता है तो आप पांचवी वैल्यू को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो या डिटरमाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये थे आपके आयनिक कंपाउंड्स, क्या होते हैं, कब बनते हैं, और फिर साथ में हमने क्या देखा? हमने देखा कि कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो इस आयनिक बॉन्ड्स को बनाने में प्रभावित करते हैं। ठीक है, जब ये बनता है आयनिक बॉन्ड। और फिर हमने बात की कि ये जो अलग अलग तरीके की जो चीजें हैं, जो एनर्जीज हैं जो इसमें काम आती हैं, है ना, उनको हम कैसे निकाल सकते हैं। तो हमने बॉन्ड हैबर साइकिल देखा और उस बॉन्ड हैबर साइकिल के थ्रू एक लैटिस को किस तरह से बनाया जाता है उस पर डिस्कशन किया, है ना। और कब एक स्टेबल कंपाउंड बनेगा, कब एक अनस्टेबल कंपाउंड बनेगा, उस पर इन एनर्जीज के बेस पर एक एक्सप्लेनेशन दिया। अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि ये जो अब हमारा आयनिक कंपाउंड बन चुका है, ठीक है ना, हमने फैक्टर्स डिस्कस कर लिए, आयनिक कंपाउंड हमारा बन चुका है। अब हम बात करते हैं कि ये जो आयनिक कंपाउंड्स आपके बने हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, या कह सकते हैं कि उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होती हैं। कि आयनिक कंपाउंड्स को अगर आप पढ़ते हो तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज क्या होती है, एक आयनिक कंपाउंड में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, कैसे आप पहचानोगे। अगर आपको दो या कुछ ज्यादा कंपाउंड दे दिए जाए और उसमें से आपको देखा जाए कि साहब आप इनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करके ये बताओ कि कौन सा आयनिक कंपाउंड है, कौन सा आयनिक कंपाउंड नहीं है, तो आप उन कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर जानते हो तो आप बता सकते हो। तो देखो, पहला हम बात करते हैं कि आयनिक कैरेक्टरिस्टिक में कि सबसे पहले हम जब भी हमें कोई कंपाउंड दिया जाता है तो सबसे पहले हम बात करते हैं उसके फिजिकल स्टेट की, कि वो जो कंपाउंड है उसका फिजिकल स्टेट क्या है, वो सॉलिड है, वो गैस फॉर्म में है, वो लिक्विड है, कैसा है। तो जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्या उसे होते हैं? सॉलिड्स होते हैं। ठीक है ना। तो आयनिक कंपाउंड्स हमेशा और हमेशा आपको ज्यादातर किस फॉर्म में मिलते हैं? यूजुअली, है ना, मैक्सिमम, क्योंकि कोई भी चीज जो है वो सर्वदा सत्य नहीं है हमारे केमिस्ट्री में। यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्सेप्शन हमें कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाता है। यूनिवर्सल लॉज जो आपको देखने हैं तो यूनिवर्सल लॉज आप देखते हो फिजिक्स में और मैथ्स में। हमारे यहाँ कोई फिजिक्स केमिस्ट्री में कोई भी यूनिवर्सल लॉ नहीं है। यहाँ पे कंडीशन चेंज हो जाती है तो हमारा कंपाउंड का जो बिहेवियर है वो बदल जाता है। ओके, तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी कंपाउंड जो है वो सॉलिड फॉर्म में ही रहेगा, वो लिक्विड में भी जा सकता है, वो गैसियस में भी जा सकता है। जैसा अभी हमने देखा कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जब उसको हीट देते हैं तो वो सॉलिड लिक्विड में पहले बदलता है और फिर और ज्यादा हीट देंगे तो वो गैस में बदलेगा। लेकिन बहुत सारे कंपाउंड हमारे पास ऐसे भी हैं वो लिक्विड में बदलते ही नहीं, आप उसको हीट दो वो सीधा का सीधा सीधा किसमें बदल जाते हैं? गैसियस में बदल जाते हैं। तो देयर इज नो यूनिवर्सल लॉ इन केमिस्ट्री, ऑलवेज रिमेंबर। तो इनका फिजिकल स्टेट ज्यादातर कैसा होता है? सॉलिड स्टेट में ये होते हैं। तो अगर आपको कोई कंपाउंड मिलता है जो सॉलिड स्टेट में है तो ये कंफर्म आप कर लो कि उसके चांसेस ज्यादा किसके हैं? एक आयनिक कंपाउंड होने के चांसेस उसके ज्यादा है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक इसकी होती है इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर, अब क्रिस्टल स्ट्रक्चर आप देखो कि जो आयनिक कंपाउंड्स होंगे इनका एक वेल डिफाइंड क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है एक स्ट्रक्चर होता है ना। क्रिस्टल्स आपको पता है एक रेगुलर पैटर्न में अगर वो आयंस जमे हुए हैं, जैसे मान लीजिए NaCl पर ही हम बात करें तो Na, फिर उसके बाद में Cl, फिर उसके बाद में
फिर Na, फिर Cl, फिर उसके बाद फिर Na। ऐसे ही यहाँ पर अगर आप देखो तो ये Cl, then Na, then Cl, then Na, Cl। यहाँ पर आप देखोगे तो कोई Na, Cl और Na, then फिर Cl, then Na। ठीक है ना। तो इस तरह का स्ट्रक्चर आपको अगर देखने को मिलता है जो एक रेगुलर पैटर्न का है, जहां पर पैटर्न बदल नहीं रहा, हमेशा क्या है, वो पैटर्न सेम है। लेकिन अगर मैं इस क्लोरीन की जगह को यहां से हटा दूं, ये क्लोरीन को हटा दूं और इसकी जगह मैं यहां पर आयोडीन ला दूं, तो यहां पर क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, थोड़ा डिफेक्टेड हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि यहां पर रेगुलर पैटर्न जो एक पर्टिकुलर चीजों का था वो अब बदल गया। तो क्रिस्टल सॉलिड्स वो होते हैं एक वेल डिफाइंड क्रिस्टल सॉलिड जहां पर रेगुलर पैटर्न जो है वो हमें मिलता है। और रेगुलर पैटर्न होगा क्योंकि देखो NaCl का जो अट्रैक्शन होगा वो अलग होगा और Na का जो अट्रैक्शन होगा वो अलग होगा। तो अगर अट्रैक्शन में बदलाव आ गया तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो उतना हार्ड नहीं रहेगा जितना हार्ड एक रेगुलर पैटर्न में होता है। ठीक है। सो इनका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो कैसा होना चाहिए, एक वेल डिफाइंड रेगुलर स्ट्रक्चर होना चाहिए, चाहे वो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक हो, चाहे वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक हो। ठीक है। ये हम तब पढ़ेंगे जब हम सॉलिड्स की बात करेंगे कि कब हम इसको बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बोलते हैं, कब उसको हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक बोलते हैं। ओके। सो क्रिस्टल स्ट्रक्चर शुड बी वेल डिफाइंड। इस तरह से अगर हम एक और प्रॉपर्टी की बात करें तो वो प्रॉपर्टी है इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं वो आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अगर हम बात करें तो वो क्या होते हैं, हाई। ठीक है ना, हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि देखो पहली बात तो ये है कि सॉलिड है, दूसरा ये है कि एक रेगुलर पैटर्न में, वेल डिफाइंड रेगुलर पैटर्न में इसका क्रिस्टल होता है। तो जब आप उसको हीट प्रोवाइड करोगे और उसको मेल्ट करना चाहते हो या वो अगर लिक्विड फॉर्म में है उसको अगर आप बॉइल करना चाहते हो तो आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पर जो आयंस है वो टाइटली और स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स रखते हैं, तो इन्हें ज्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है इनको तोड़ने के लिए। ठीक है। तो इनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होने चाहिए, क्या होते हैं, हाई होते हैं। एक और चीज आप पढ़ते हो इनकी प्रॉपर्टीज में, वो है सॉल्युबिलिटी। अगर आप इनकी सॉल्युबिलिटी की बात करो कि ये कितने ज्यादा सॉल्युबल हैं, तो आयनिक सॉलिड्स जो हैं वो ज्यादातर पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होते हैं। पोलर सॉल्वेंट्स अगर आप लेते हो तो उनमें ये बहुत अच्छे से सॉल्युबल है। अब पोलर सॉल्वेंट्स क्या होते हैं, अब देखो आयनिक कंपाउंड्स आपको पता है कि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन इनके कॉम्बिनेशन से बनते हैं, और पोलर सॉल्वेंट्स वो होते हैं जिनमें खुद से क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। जैसे वाटर की अगर हम बात करें तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव। तो ऐसा अगर आपने कोई सॉल्वेंट लिया है जिनमें पहले से ही क्या है, पोलैरिटी है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं, तो ये बहुत आसानी से इसमें डिसॉल्व हो जाएंगे, बहुत इजीली। तो उनको हम पोलर सॉल्वेंट्स बोलते हैं जिनमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होते हैं पहले से। और नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे मान लीजिए कि आपने कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लिया, अब इधर कार्बन, इधर क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये चारों तरफ से सब जगह सेम ही है, तो जितना ये इधर खींच रहा है इतना इधर ही खींच रहा है, तो यहाँ पे ये कैसा कंपाउंड हो गया, नॉन पोलर कंपाउंड हो गया, ये पोलर कंपाउंड नहीं है। और फिर आप चाहो कि इसमें किसी को आप खोल दो तो वो डिसॉल्व नहीं होता। ठीक है ना, ये इसमें डिसॉल्व हो जाते। तो पोलर सॉल्वेंट्स में ये बहुत आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि पोलर सॉल्वेंट्स जो होते हैं उनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो बहुत ज्यादा होता है। अब आप बोलोगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है कि ये जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस से मिलकर के आयनिक कंपाउंड बना हुआ है, इसके अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ने वाला एक बल। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इज अ कैपेसिटी टू डिसोशिएट दीज पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस, है ना। इस पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस को दूर करने वाला या हटाने वाला, ओवरकम करने वाला एक नेचर है ना। वो जिसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, वो उतना ही अच्छा सॉल्वेंट माना जाता है। तो वाटर जो है एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है,
क्योंकि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो 80 के आसपास है, और इतना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी दूसरे सॉल्वेंट का नहीं है। तो इस पानी में लगभग हर चीज घुल जाती है, चाहे थोड़ी बहुत अमाउंट में घुले, लेकिन घुल जाती है। ओके, सो सॉल्युबिलिटी पर मैं आपको बता रहा था कि सॉल्युबिलिटी आप बता सकते हो कि पोलर सॉल्वेंट्स में वो इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं, और जब ये डिसॉल्व होते हैं ना, तो उस समय सॉल्वेशन एनर्जी काम आती है। सो अब दो तरह की एनर्जी हो गई। एक हो गई जो इन क्रिस्टल्स को बनाने के लिए काम आती है, ये जो पॉजिटिव आयन है, ये यहाँ पर नेगेटिव आयन है, इसको जब आपने बनाया है तो यहाँ पर एक एनर्जी काम आई है जिसको हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। और जब आप इसको तोड़ रहे हो और वाटर मॉलिक्यूल के साथ में या किसी दूसरे सॉल्वेंट के साथ में जब आप इसको ब्रेक कर रहे हो, तो उस समय एक एनर्जी होती है जिसको हम बोलते हैं सॉल्वेशन एनर्जी। सॉल्वेशन एनर्जी। अब सॉल्वेशन एनर्जी की वैल्यू अगर ज्यादा होती है, लैटिस एनर्जी की वैल्यू कम होती है, तो वो डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन लैटिस एनर्जी ज्यादा है, उतनी एनर्जी आप दे ही नहीं पा रहे, और सॉल्वेशन एनर्जी कम है, तो वो डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है ना? तो सॉल्वेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए, तभी वो कंपाउंड, जो आयनिक कंपाउंड है, वो किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। ठीक है? सो अगला जो वो है प्रॉपर्टी है, वो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है कि अगर वहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओ, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह जाती है या नहीं जाती। तो देखो, आयनिक सॉलिड्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं। गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर क्यों है? क्योंकि वो पहले से पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिलकर के बने हुए हैं, और जब आप इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हो, तो ये आयंस जो हैं, जो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस हैं, वो एनर्जी को, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। और जब वो एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं, तो वो एक गुड कंडक्टर कहलाते हैं। और मोल्टन स्टेट में अगर ये कोई सॉलिड हो, सॉरी आयनिक कंपाउंड हो, जो पिघली हुई अवस्था में हो, देखो अगर NaCl अगर आप सॉलिड लोगे, NaCl अगर आपने सॉलिड ले लिया, तो उसके पार्टिकल्स तो क्या फिक्स है। लेकिन अगर ये मॉल्टन स्टेट में ले लिया, ये मॉल्टन अगर स्टेट में ले लिया, तो ये क्या है? पिघला हुआ है। इसमें Na+ और Cl- आपस में क्या कर सकते हैं? एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को ज्यादा अच्छे से कंडक्ट करते हैं। तो मॉल्टन आयनिक सॉलिड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना? और आज की एक लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, टाइम हो चुका है हमारा। एक लास्ट प्रॉपर्टी कि इसमें होता है एक ब्रिटल नेचर, भंगुरता जो है वो हमें यहां पर देखने को मिलती है। ब्रिटल नेचर, जिसको आप भंगुरता बोलते हो। अब भंगुरता क्या होती है कि आप किसी भी, आपने एक सब्सटेंस लिया, ठीक है, ये मान लीजिए कि NaCl था। हम बार बार NaCl का एग्जांपल क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम सब जानते हैं उसको, है ना, उसकी सारी प्रॉपर्टीज को ज्यादातर हम लोग जानते हैं। अब मैं क्या करूं, इसके ऊपर एक ऊपर से फोर्स अप्लाई करूं, मतलब एक हथौड़ा मारूं, और जैसे ही हथौड़ा मारूंगा तो ये जो NaCl है, ये क्या हो जाता है? ये छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाता है। लेकिन अगर मैं यहां पर एक आयरन का टुकड़ा लूं, Fe का, और फिर मैं इसके ऊपर हथौड़ा मारूं, एक फोर्स अप्लाई करूं, तो ये इसके छोटे छोटे टुकड़े नहीं होते, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आयनिक कंपाउंड्स हैं, ये छोटे छोटे पार्ट्स में बट जाता है। अगर आप इसके ऊपर फोर्स लगाते हो, उसी को हम बोलते हैं ब्रिटल नेचर या भंगुरता। अब ये होती क्यों है? ये होती इसलिए है क्योंकि यहां पर होता क्या है कि ये इस तरह से एक अरेंजमेंट होता है कि ये प्लस आयन है, ये नेगेटिव आयन है, फिर प्लस आयन है, फिर नेगेटिव आयन है, फिर प्लस आयन है। ऐसे ही फिर यहाँ पर नीचे एक लेयर होती है ना? बहुत सारी लेयर्स ही लेयर होती है यहाँ पे। ये फिर माइनस है, ये प्लस आयन है, ये माइनस है, ये प्लस आयन है, ये माइनस आयन है। तो जब मैं इस पर फोर्स अप्लाई करता हूं, है ना, लेट से मैंने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, ये फोर्स जब मैं इसके ऊपर अप्लाई करूंगा, तो होगा क्या? होगा ये कि ये जो लेयर है, ये वाली जो लेयर है ऊपर वाली, ये जो ऊपर वाली जो लेयर है, ये लेयर क्या हो जाएगी? अपनी पोजीशन से खिसक जाएगी। और खिसक करके कैसी हो जाएगी? ये कुछ इस तरीके की हो जाएगी।
ये जो प्लस था ये माइनस हो जाएगा, ये थोड़ा सा अपनी जगह से खसक गया। ये खिसका ना, ये पहले प्लस था अब यहाँ पे माइनस है। अब ये अपनी जगह से जब खिसक गया तो आप एक चीज देखो, और ये नीचे वाले जो हैं, अच्छा ये नीचे वाले जो हैं उन पर तो कोई फर्क पड़ा नहीं क्योंकि ये तो पहले जैसे ही है। पहले माइनस था यहाँ पे भी और यहाँ पर भी हमने माइनस प्लस और माइनस। अब यहाँ देखो कि माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस ये एक दूसरे के सामने आ गए और ये क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और रिपेल करेंगे तो ये लेयर क्या हो जाएगी, एक दूसरे से अलग अलग हो जाएगी, और अलग अलग हो जाती है तो वो क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा। ठीक है ना। तो इस वजह से आप इसको यहां पर समझ सकते हो कि ब्रिटल नेचर होता है किनका, जो हमारे आयनिक सॉलिड्स होते हैं उनका। ओके, सो बाकी की कुछ प्रॉपर्टीज और हैं उनको, और कुछ और जो चीजें हैं उनको हम बात करेंगे कल।